नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। शैवालों की तीव्र वृद्धि द्वारा उत्पन्न विषैले रसायनों से मछलियों, पक्षियों एवं जलीय जंतुओं को बहुत ही ज़्यादा हानि होती है। फ्लोराइड प्रदूषित स्थानों के आसपास चरने वाले पशुओं में भी फ्लोरोसिस हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे फ्लोराइड नाम का जो रसायन पाया जाता है, उसके उपयोग करने से अर्थात फ्लोराइड के शरीर में पहुँचने से जो बीमारी होती है उसका नाम होता है फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस की और जो फ्लोराइड युक्त क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जीव जंतु चरते हैं, उनके चरने की स्थिति में ये हानिकारक रसायन उनके शरीर में पहुंच जाता है, तो वहां के पशुओं को फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। पारा, सीसा इत्यादि संचय ही जहर के जलीय जीवों के शरीर में प्रवेश कर जाने पर खाद्य श्रृंखला द्वारा इनकी मात्रा प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती चली जाती है। पारा, सीसा इत्यादि ऐसे संचयी जहर होते हैं, जब ये जलीय जीवों के शरीर में पहुंच जाते हैं तो वहां जम जाते हैं और लगातार उनके शरीर के अंदर ये बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उत्सर्जन द्वारा तो ये बाहर निकल नहीं पाते और उनके शरीर में बढ़ते चले जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। कई बार ऐसे जीवों का यदि मानव अपने भोजन के रूप में उपयोग कर लेता है या अन्य जीव उनको भोजन के रूप में उपयोग कर लेते हैं, तो ये हानिकारक तत्व उनमें पहुंच जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विश्व संगठनों द्वारा 1999 में जापान के तटवर्ती भागों में पकड़ी जाने वाली व्हेल व डॉल्फिन मछलियों के मांस के परीक्षण में पारे का स्तर 200 गुना तक अधिक पाया। ऐसी स्थिति आई 1999 में, जब इन संस्थाओं ने अध्ययन किया तो जो जापान के आसपास के क्षेत्रों में व्हेल और डॉल्फिन मछलियां पकड़ी गई, उनके अंदर ये विषैले तत्व संचय के कारण इतने बढ़ गए कि सामान्य रूप से जो स्तर होना चाहिए था उससे लगभग 200 गुना अधिक स्तर उनमें पाया गया। कृषि पर प्रभाव। अब हम देखते हैं कि प्रदूषित जल का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित जल के कारण उपजाऊ मृदा संसाधन को हानि होती है। अब हम ये देखते हैं कि जब कभी भी प्रदूषित जल का प्रयोग खास तौर से कृषि के अंदर सिंचाई के रूप में किया जाता है, तो वो विषैले रसायन, विषैले पदार्थ उस क्षेत्र की भूमि में या मृदा में मिल जाते हैं और वहां की उर्वरा शक्ति को घटाने का या उसको कम करने का कार्य करते हैं। अर्थात इस प्रदूषित जल के प्रयोग से उस क्षेत्र की मृदा की उर्वरा शक्ति कम होने लगती है। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल में मिले हुए हानिकारक रसायन मृदा की उर्वरा शक्ति को नष्ट करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि उद्योगों से विभिन्न प्रकार के विषैले तत्व, हानिकारक रसायन निकलते रहते हैं और जब इनके द्वारा प्रदूषित होया हुआ जल मृदा के अंदर उपयोग में लिया जाता है तो मृदा की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है। इससे भूमि बंजर हो जाती है तथा कोई उत्पादन नहीं लिया जाता। इसके लगातार प्रयोग से क्या होता है, जो हमारी उपजाऊ भूमि है, मृदा की उर्वरा शक्ति है, वो क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिससे भूमि बंजर हो जाती है और बंजर भूमि में किसी भी प्रकार का फसलोत्पादन या कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाता। राजस्थान में जोधपुर, पाली, सांगानेर व अन्य स्थानों पर रंगाई छपाई उद्योग की इकाइयों से निकला दूषित जल नदी नालों में मिल रहा है तथा उनके किनारे पर स्थित गांवों की उपजाऊ भूमि को खराब कर रहा है। अब ये राजस्थान के ऐसे क्षेत्र हैं जहां खास तौर से रंगाई छपाई के कारखाने चलते हैं, वहां पर जल का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है और जो प्रदूषित जल निकलता है वो नदी नालों द्वारा बहता है, जिससे कि उसके आसपास की जो मृदा है वो लगातार इस प्रदूषित जल के संपर्क में आने से बंजर या अपनी उर्वरा शक्ति को खोती जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि इस रंगीन जहरीले पानी से बंजर हो चुकी है। प्रदूषित जल से सिंचाई करने पर कृषि उत्पादकता घटने लगती है। अब दूसरी स्थिति यह आती है कि ये जल जो प्रदूषित जल है, इस प्रदूषित जल से जब कभी सिंचाई की जाती है तो कृषि की उत्पादकता भी घटने लग जाती है। खदानों से निकलने वाले जल में मिले हुए खनिज पदार्थ विस्तृत भूभाग पर फैल जाते हैं, जिससे भूमि का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं जब खनन कार्य किया जाता है तो खनन कार्य के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिजों के टुकड़े, महीन कण,
धूल आदि आसपास के क्षेत्र के उपजाऊ भूमि पर फैल जाती है और उपजाऊ भूमि पर फैलने के पश्चात ये संपूर्ण भूमि की उर्वरा शक्ति को क्षीण व नष्ट करने लगती है, जिससे कि वो वहां से खराब हो जाती है। नहरी सिंचाई क्षेत्रों में क्षारीयता व लवणीयता बढ़ने से कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। जिन क्षेत्रों के अंदर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है और नहरों का जल प्रदूषित हो जाता है, उनमें क्षारीयता या लवणीयता बढ़ जाती है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती है और कृषि उत्पादकता प्रभावित होने लग जाती है। प्रदूषित जल से सिंचाई करने पर मृदावासी सूक्ष्म जीव व बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिनकी उपस्थिति भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होती है। कई बार भूमि में ऐसे सूक्ष्म जीव व बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं, पर प्रदूषित जल से जब कभी भी यहाँ सिंचाई की जाती है तो इनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होने लगती है और वो आगे पीछे बंजर भूमि के रूप में बदल जाती है। अन्य दुष्प्रभाव, हमने कई प्रकार के दुष्प्रभाव पढ़े। कुछ एक ऐसे दुष्प्रभाव हैं जो कि बहुत वृहद या बड़े क्षेत्र में ना फैलकर स्थानीय रूप से फैले जाते हैं। उन सभी दुष्प्रभावों का अध्ययन हम अन्य दुष्प्रभावों के अंतर्गत करते हैं। प्रदूषित जल के कुछ और दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जल प्रदूषण के कारण झीलों व तालाबों में शैवालों की अधिकता होने से पेयजल की आपूर्ति, मछली पकड़ना, सिंचाई, नौका विहार आदि कार्यों में रुकावट आती है। अब आप देख सकते हैं जल प्रदूषण के कारण, जो मैंने बताया था आपको, उर्वरकों का जल के स्रोतों में मिलने से वहां पर जलीय वनस्पति खास तौर से शैवालों की अधिकता हो जाती है। ऐसी स्थिति में जल प्रदूषण फैलता है। ऐसी स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो इससे क्या होता है, जल की उपलब्धता कम हो जाती है। स्वच्छ जल की तो पेयजल की आपूर्ति में दिक्कत आती है। मछली पकड़ने में समस्या आती है क्योंकि वो वहां पर एक जाल की तरह फैल जाते हैं। बहुत ज्यादा उस जलीय क्षेत्र के अंदर वनस्पति का जमावड़ा हो जाता है। सिंचाई व नौका विहार में भी समस्या आने लगती है। इससे झीलों में की नैसर्गिक सुंदरता खत्म हो जाती है। अब आप देखते हैं कई झीलें आपने देखी होगी, वहां पे वो पूरी वनस्पति से ढकी हुई है, चारों तरफ वनस्पति है, वहां पे जल आपको दिख ही नहीं रहा, जल इस हरी हरी वनस्पति से ढका हुआ है। तो जो उस झील की एक नैसर्गिक सुंदरता होती है, जलीय क्षेत्र की जो सुंदरता होती है, वो नष्ट होने लगती है। उदयपुर की झीलों में जलकुंभी की समस्या इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जलकुंभी भी इसी प्रकार का एक प्रदूषक तत्व है जो जल के अंदर उर्वरा शक्ति बढ़ने से बहुत ज्यादा फैल चुका है। और उदयपुर जो राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर वर्तमान समय में जलकुंभी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि जल प्रदूषण का एक बाई प्रोडक्ट भी कहा जा सकता है कि भाई जल प्रदूषण के कारण ये एक नई समस्या पैदा हो गई है। जल स्रोतों में पोषक तत्वों की अधिकता से वनस्पति की अत्यधिक वृद्धि के कारण जल स्तर तेजी से घटने लगता है तथा उसके अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो जाता है। अब अंततः यह स्थिति आती है कि उस जलीय स्रोत का अपना अस्तित्व संकट में आ जाता है कि उसका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा। वाहित मल के विघटन से उत्पन्न होने वाली गैसें जैसे मीथेन के कारण भूमिगत नालियों में विस्फोट भी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो वाहित मलमूत्र होते हैं, बड़े बड़े नगरों के अंदर सीवरेज पाइपलाइन होती है, वहां पर लगातार इनके अपघटन से गैसों का निर्माण होता है और गैसों के कारण कई बार उनमें विस्फोट हो जाता है गटरों के अंदर। तो ये चीज देखी है। प्रदूषित जल में दुर्गंध आने तथा स्वाद में परिवर्तन के कारण जीव जंतु इसे पी भी नहीं पाते। अब ऐसी स्थिति आती है जब जल प्रदूषित होता है तो इतना प्रदूषित हो जाता है, उसमें प्रदूषक तत्वों की अधिकता के कारण उसका रंग बदल जाता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है, उसका स्वाद इतना खराब होता है कि विभिन्न जीव जंतु उसका उपयोग पेयजल में भी नहीं कर पाते। जल की गुणवत्ता इतनी ज्यादा गिर जाती है। गंगा नदी तथा पुष्कर जलाशय जैसे पवित्र जल स्रोतों में प्रदूषण के कारण करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। आज भारत के अंदर गंगा नदी एक सबसे पवित्र नदी है, पूजी जाने वाली नदी है। वहीं राजस्थान के अंदर पुष्कर जलाशय भी अत्यधिक पवित्र है, पर इनके अंदर जल प्रदूषण के कारण आज स्थिति ये हो रही है कि ये भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित जल प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है, जिससे कई करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और धीरे धीरे इस प्रकार से प्रदूषित हो रहे इन जलाशयों से, इन नदियों से उनकी आस्था आहत होती है। कांचीपुरम के शंकराचार्य का यह सार्वजनिक बयान है कि गंगा में प्रदूषण करने वाला कोई भी हिंदू पापी है। इसका
इसका प्रमाण है। प्रदूषकों के मिलने के कारण जल भारी हो जाता है, जिससे भोजन पकाने तथा कपड़े धोने आदि घरेलू कार्यों में असुविधा होती है। अब जब कभी भी जल के अंदर इस प्रकार के प्रदूषक मिलते हैं तो उसके जल की गुणवत्ता में कमी आती है और जल भारी हो जाता है, और ये भारी जल विभिन्न प्रकार के घरेलू कार्यों जैसे भोजन पकाने, कपड़े धोने तथा अन्य घरेलू क्रियाकलापों के योग्य नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी गुणवत्ता गिर जाती है। लवणीय व क्षारीय जल का निर्माण कार्यों में प्रयोग करने पर भवन का क्षरण शीघ्र होता है। जब इस गुणवत्ताहीन लवणीय व क्षारीय जल का प्रयोग भवन निर्माण कार्यों में किया जाता है तो वो भवन भी ऐसे बनते हैं कि वो जल्दी ही क्षरण होने लगता है, अर्थात उनके अंदर कमजोर भवन बनते हैं, जल्दी ही उसके अंदर दरारें और अन्य प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। अब जो हमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा, जल प्रदूषण क्या होता है, इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा, इसके कारणों के बारे में पढ़ा, इसके दुष्प्रभावों के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं कि भाई जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किन किन उपायों को अमल में लाया जा सकता है, किन उपायों का प्रयोग करके हम जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, ताकि भविष्य में जल प्रदूषण से जो दुष्परिणाम सामने आए उनको रोका जा सके, उन पर लगाम लगाई जा सके। प्रदूषित जल के भयावह दुष्परिणामों तथा घटते पेयजल स्रोतों के कारण जल प्रदूषण विश्व समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। जल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयास वांछनीय है। अब जल प्रदूषण जो हो रहा है इस पे केवल एक व्यक्ति या एक संस्था या एक देश ही केवल उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इस पे नियंत्रण के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास करना बहुत ही आवश्यक है। और ये प्रयास क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इसके लिए वर्तमान समय में निम्नलिखित उपाय या सुझाव सुझाए गए हैं जिन पे अमल होना बहुत जरूरी है। इनमें से कुछ एक निम्न है जो हम देख सकते हैं। पहला, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण औद्योगिक अपशिष्ट हैं, और हम ये अच्छे से जानते हैं, जब हमने जल प्रदूषण के कारक व कारण पढ़े थे तो हमने सबसे पहले उद्योगों को पढ़ा था। अतः उद्योगों के बहिर्स्राव को जल स्रोतों में छोड़ने से पूर्व स्रोत पर ही जल उपचार संयंत्र लगाकर अपचारित किया जाना चाहिए। देखा यह जाता है कि औद्योगिक संयंत्रों से ये अपशिष्ट पदार्थ बहिर्स्रावों के रूप में जल स्रोतों में छोड़ दिए जाते हैं, तो ये बहुत सख्त रूप से अनिवार्य होना चाहिए कि इस प्रकार के बहिर्स्रावों में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें जल में छोड़ने से पहले वहीं उद्योगों के यहाँ पर अपचारित किया जाए, अर्थात उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया जाए, उसके पश्चात ही जल को जल स्रोतों में छोड़ा जाए। नवीन उद्योगों की लिए स्थापना के समय इस प्रकार के जल उपचार संयंत्रों को लगाना अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा उपाय है नगर निकायों को सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना कर घरेलू बहिर्स्राव एवं वाहित मल जल को अपचारित करके जल स्रोतों में छोड़ा जाना चाहिए। दूसरा कारण हमारा था जल प्रदूषण का मल जल। तो अब जितने भी नगर निकाय हैं, चाहे वो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम जो भी हैं, उनको ये देखा जाना चाहिए सीवरेज द्वारा या नालियों द्वारा जो मल जल निस्तारित होकर आसपास के जलीय स्रोतों में जा रहा है, उसके जाने से पूर्व ही इस मल जल में जो प्रदूषक तत्व हैं उन्हें खत्म किया जाए, उन्हें अपचारित किया जाए, उसके पश्चात ही उस जल को जल स्रोतों में छोड़। सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त संख्या में करने के साथ ही उनके रखरखाव की उचित व्यवस्था हो। सार्वजनिक शौचालय भी बनाए जाए और उन शौचालयों की स्थापना जनसंख्या के अनुपात में की जाए। जितनी जनसंख्या है वहां शौचालय बनाया जाए। ऐसा नहीं कि जहां पे 1000 लोग रह रहे हैं वहां पे पता है कि 2 शौचालय बना दिए, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में शौचालय बनने चाहिए। और न केवल वो बनने चाहिए अपितु उनके रखरखाव की व्यवस्था भी उचित होनी चाहिए, उसमें सुविधाएं भी पूरी मुहैया होना चाहिए, ताकि खुले में शौच करके या अन्य स्थानों पर शौच करके या मल जल का त्याग करके इस प्रकार से जल प्रदूषण या अन्य प्रदूषण को नहीं फैलाया जा सके। कच्ची व टूटी हुई नालियों तथा सेप्टिक टैंकों के पक्के निर्माण एवं मरम्मत
करके मल जल को फैलने व रिसने से रोका जा सकता है। अर्थात नालियों की सही व्यवस्था होनी चाहिए, सेप्टिक टैंक पक्के बनने चाहिए ताकि जल धीरे धीरे से ये मल जल धीरे धीरे रिसकर भूमिगत जल स्रोतों में या अन्य सतही जल स्रोतों में ना मिले। पेयजल स्रोतों की नियमित जांच, सफाई तथा सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जो उपाय है वो ये है कि लगातार निगरानी होनी चाहिए। निगरानी से तात्पर्य जो हमारे पेयजल स्रोत हैं वहां पर जल प्रदूषण की, जल की शुद्धता की, जल की गुणवत्ता की नियमित जांच हो, उनकी सफाई हो और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा के ऐसे उपाय किए जाने चाहिए कि मानवीय गतिविधियों से वहां पर ये प्रदूषक तत्व नहीं पहुंच पाए। जलाशयों में आने वाले पोषक तत्वों को नियंत्रित रखकर शैवालों की अत्यधिक वृद्धि को रोका जाना चाहिए। अब जलाशयों में उर्वरकों के माध्यम से जो कि प्रवाहित जल के साथ बहकर आ जाते हैं, जो उर्वरक उनके ऊपर मिलने के लिए ऐसी निगरानी व्यवस्था हो कि ये उर्वरक जलाशयों में नहीं पहुंचे और शैवालों की वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि आपने देखा है जो शैवालों की वृद्धि होती है वो आगे चलकर उस संपूर्ण जलाशय की अस्तित्व के लिए खतरा। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको निम्नलिखित 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है जल प्रदूषण के कृषि पर दुष्प्रभाव। ये एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है। इसमें आपको 150 से 200 शब्दों के मध्य अपना उत्तर देना है। इसके अंतर्गत आपको कृषि के ऊपर जल प्रदूषण के दुष्परिणामों की व्याख्या करनी है। दूसरा प्रश्न है जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 4 उपाय बताइए। इसके अंतर्गत आपको 4 सुझाव ऐसे देने हैं या बताने हैं जिससे कि वर्तमान समय में फैल रहे जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको 150 से 200 शब्दों में देना है। यह भी एक लघुतरात्मक प्रकार का ही प्रश्न है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।